1960 के दशक में दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे जे पॉल गेटी ने एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट दिया था कि अगर आप बैंक से $100 लेते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप बैंक से $100 मिलियन लेते हैं तो ये बैंक की प्रॉब्लम बन जाती है। कुछ ऐसी ही सोच भारत के भी कई बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट की रही है और ये लोग बैंक से लोन लेकर चुकाना नहीं चाहते। इन्हें कहते हैं विलफुल डिफॉल्टर, यानी कि जो जानबूझकर अपनी विल के कारण बैंक लोन को डिफॉल्ट कर रहा है। अब आरबीआई ने यह कहा है कि बैंक ऐसे विलफुल डिफॉल्टर से समझौता कर सकते हैं। पहले उनके खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान थे, लेकिन अभी जो रीसेंट गाइडलाइंस आई है आरबीआई की, वो कहती हैं कि आप ऐसे विलफुल डिफॉल्टर से समझौता कर लो और उनको फिर से बिजनेस करने की और फिर से लोन लेने की भी अनुमति दे दी जाएगी। तो क्या विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग फिर से भारत में बिजनेस करने आएंगे? इन्हीं बातों को हम डिटेल में समझेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पाथफाइंडर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए हम बहुत ही शानदार जीएस और करंट अफेयर्स दोनों के टॉपिक्स लेकर आते हैं। बहुत सारी नई सीरीज हमारे चैनल पर चल रही हैं, उनको जरूर फॉलो कीजिए और अपना थोड़ा सा प्यार दिखाइए। सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अग्निपथ बैच जो देश का सबसे अफोर्डेबल यूपीएससी कोर्स है, वो पाथफाइंडर की टीम आपके लिए लेकर आई है और ये बैच 8,000 रुपए में आपको अवेलेबल होगा। इट इज स्टार्टिंग ऑन 3 जुलाई। नया बैच 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। नीचे दिए गए लिंक में, जो कमेंट में आपको लिंक दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है तो एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए। हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आपके जो भी डाउट्स हैं कोर्स को लेकर, शेड्यूल को लेकर, वो सारे आंसर कर दिए जाएंगे। हम ज्योग्राफी ऑप्शनल भी लॉन्च कर रहे हैं। दिस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगस्त और अभी केवल 30 जून, अगर आप ये रात को वीडियो देख रहे हैं तो 14,000 रुपए में अग्निपथ प्लस ज्योग्राफी ऑप्शनल का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आप अवेल कर सकते हैं। ये हमारी टीम है पाथफाइंडर की जो आपको पढ़ाएगी। और अब हम बात करते हैं आरबीआई की इस नई स्कीम या फिर आरबीआई की इस नए गाइडलाइन के बारे में। तो देखिए, स्कीम नहीं है, ये एक तरह की गाइडलाइन है। तो आरबीआई ने रिसेंटली ये कहा है कि विलफुल डिफॉल्टर और लोन अकाउंट्स जो फ्रॉड में इन्वॉल्व थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है जिसने लोन नहीं चुकाया, दूसरा जिसने फ्रॉड किया है, उन दोनों के साथ कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट बैंक कर सकते हैं। ये आरबीआई उनको अनुमति देता है। अब इसको विपक्ष ने तो काफी हो हल्ला मचाया। विपक्ष ने कहा कि ये तो नीरव मोदी और विजय माल्या के लिए एक तरह का रिहैबिलिटेशन पाथ बना दिया है। लेकिन क्या सच में ये रिहैबिलिटेशन पाथ है? आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, ये कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट होता क्या है? तो देखिए, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट बड़ा सिंपल है। आपने बैंक से लोन लिया था, आप पूरा लोन नहीं चुका पाए, तो आप जाकर बैंक से कुछ डील कर लीजिए, समझौता कर लीजिए कि देखिए, मैंने आपसे 1 करोड़ रुपए लिए थे, 50 लाख मैंने चुका दिए पिछले 2-3 सालों में, मान लीजिए आपने चुका दिए, और अब 50 लाख मैं नहीं चुका सकता। तो बैंक आपसे कहेगा कि चलो 50 लाख नहीं तो कम से कम 30 दे दो, 35 लाख दे दो, कुछ तो दे दो। तो हम कहेंगे कि नहीं, हम 35 भी नहीं देंगे, हम 25 लाख देंगे। तो बैंक कहेगा ठीक है, चलो जीरो से अच्छा है कि 25 लाख आ रहे हैं। तो इसमें बैंक 25 लाख लेके आपसे लोन क्लोज कर देगा। अब आपने बैंक से लिए थे 1 करोड़ और आपने लौटाए वापस 75 लाख, तो आपका तो फायदा हो गया और बैंक को हो गया 25 लाख का नुकसान। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट बैंक करना पड़ता है, कई बार कुछ केसेस में करना पड़ता है, क्योंकि जहां पर उसको 50 लाख का नुकसान हो रहा था, अब वहां पर उसे केवल 25 लाख का नुकसान हो रहा है। तो इस तरह के कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट तब किए जाते हैं जब टोटल लोन अमाउंट आपको नहीं मिल रहा है और कोई संभावना नहीं है मिलने की। तो ऐसे में बैंक ये कॉम्प्रोमाइज करता है। लेकिन कॉम्प्रोमाइज से पहले बैंक्स एनपीए घोषित करते हैं इस तरह के लोन को। अब आपको मुझे कमेंट में बताना है कि कितने दिनों के नॉन पेमेंट के बाद में कोई भी बैंक एक लोन को एनपीए डिक्लेयर करेगा। अब इस सेटलमेंट में हमेशा बैंक को कुछ ना कुछ लॉस तो होता ही है और बैंक उस लॉस की भरपाई अपनी बुक्स पे, यानी कि अपने अकाउंट स्टेटमेंट में कैसे करता है? उसे राइट ऑफ या वेवर करके। अब ये देखिए, थोड़ी सी फैंसी टर्मिनोलॉजी है। कहने का मतलब यही है कि आप अपने अकाउंट स्टेटमेंट में ये बता रहे हैं कि अब ये पैसा हमारे पास आने की कोई संभावना नहीं है। जो हमने लोन दिया था वो डिफॉल्ट कर गया है बोरोवर, और लोन रिपेमेंट की बहुत ही कम संभावना है। कोई नीरव मोदी या विजय माल्या की तरह देश छोड़ के भाग गया है, अब उससे पैसा निकालना बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर चांसेस है कि वहां से पैसा आएगा। तो ऐसे में वो एनपीए से मूव आउट करके उसको लॉस के रूप में रिपोर्ट करना जरूरी होता है। अब ये लॉस क्या मतलब क्या होगा? देखिए, मान लीजिए आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आपने अपने दोस्त को दिए 500 रुपए। अब दिए होंगे, कभी ना कभी दोस्त लोग मांग लेते हैं 500, 1000 रुपए। लेट से कि अब आपका दोस्त जो है वो आपको कहता है कि देखो मैं तो नहीं दे सकता। 6 महीने तक आप उसे बोलते हैं भाई पैसे दे दे, पैसे दे दे, वो 500 रुपये नहीं देता है। अल्टीमेटली आप क्या करोगे? आप अपने पिताजी को जब खर्चा दोगे, जैसा कि अक्सर माता पिता खर्चा लेते हैं अपने बच्चों से कि बेटा तुमने कहाँ खर्च किए बताओ, तो आप उसमें बताएंगे कि देखिए 500 रुपये तो है, ये हमारा घाटा हो गया, ये हमारे दोस्त ने हमसे लिए थे और इसने वापस कभी किए नहीं, तो पिताजी इसको आप हमारा लॉस मान लो, इसे हमारे खर्चे में मत जोड़ना। तो वो उस तरह की कुछ कार्रवाई होती है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये राइट ऑफ या वेवर कुछ उसी प्रकार का है कि आपने अपनी बुक्स में, अपने अकाउंट स्टेटमेंट में उसको दिखा दिया कि ये लोन आने वाला नहीं है, ये लॉस हो गया है हमारा। ओके, उसी क्रम में विलफुल डिफॉल्टर की एक डेफिनेशन होती है आरबीआई के अनुसार। तो आरबीआई कहता है कि विलफुल डिफॉल्ट
विलफुल होता है जब आप जानबूझकर डिफॉल्ट कर रहे हैं, लोन का पैसा नहीं चुका रहे हैं। एक ये होता है कि आपका बिजनेस फेल हो गया, आपके पास पैसा है नहीं, फिर आप चुका नहीं पा रहे, तो एक अलग कंडीशन है, ठीक है, वो भी एक प्रकार का डिफॉल्ट है, लेकिन उसमें कंडीशंस ऐसी हैं कि जिसमें आप नहीं चुका सकते। और विलफुल डिफॉल्ट होता है कि आपके पास पैसे पड़े हैं, आपके पास बैंक में पैसा है, आपके पास जमीन है, ऑफिस है, बिल्डिंग है, घर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप पैसा नहीं चुकाना चाहते हो, सो तब उसको विलफुल डिफॉल्ट कहा जाता है। It would be deemed to have occurred if the borrower has defaulted in meeting the repayment obligations to the lender even when they have the capacity to honor the said obligations. इसका बेस्ट एग्जांपल है इस देश में विजय माल्या। तो विजय माल्या जो है, रिसेंटली सीबीआई ने भी ये बात कही थी कि जब विजय माल्या देश छोड़कर भाग के गया था 2016 में, ठीक है, सारे एयरपोर्ट्स पे उसका पासपोर्ट था, शक्लें थी, फिर भी ये देश छोड़ के भाग के चला गया, पता नहीं कैसे। तो जब ये देश छोड़कर गया था, उसी से 2 महीने 3 महीने पहले ये लंदन में 300 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहा था, प्रोबेबली अपने घर रहने वहने के लिए घर देख रहा होगा। तो 300 करोड़ की इसने लंदन में प्रॉपर्टी खरीदी है जाने से कुछ महीने पहले, यानी इसको पता था कि इसके चारों तरफ शिकंजा कस रहा है और अब मुझे देश छोड़ के जाना पड़ेगा। सो ही वॉज बाइंग प्रॉपर्टीज इन लंदन, जबकि देश में 9,000 करोड़ रुपए का लोन है इसके सर पर। विजय माल्या जी 9,000 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट करके भाग गए थे, तो उसको विलफुल डिफॉल्ट कह सकते हैं। मतलब अगर विलफुल डिफॉल्ट का कोई दूसरा नाम रखना हो तो विजय माल्या आप रख सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा था वो नीरव मोदी ने जो किया था, वो फ्रॉड था, उसने तो प्रॉपर फ्रॉड कंडक्ट किया था, और ये जो विजय माल्या ने किया था ये विलफुल डिफॉल्ट था। अब विलफुल डिफॉल्टर ऐसा नहीं कि केवल ये एक व्यक्ति है, देश के अंदर लगभग 15,000 से भी ज्यादा विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, और जो टोटल अमाउंट है वो 3.5 लाख करोड़ के आसपास है, 3,40,000 करोड़ टू बी वेरी स्पेसिफिक, दिसंबर 2022 में था, और ये बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पिछले साल 2,85,000 करोड़ है, उसके पहले ये 2,45,000 करोड़ रुपए था। तो ये विलफुल डिफॉल्ट की जो संख्या है, जो अमाउंट है, ये धीरे धीरे देश में बढ़ता जा रहा है, और ये बैंक के लिए बहुत बड़ा लोन होता है। ये बैंक के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पिछले 2 दशकों में कई प्रकार के कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स हुए हैं, और इसके कारण बैंकों को बहुत बड़े बड़े लॉस होते हैं, जो अल्टीमेटली उनकी बॉटम लाइन को खराब करते हैं, शेयर मार्केट में उनकी प्राइस नीचे लेकर आते हैं, और ओवरऑल बैंक की इमेज खराब होती है। फिर एक और चीज होती है हेयर कट, जो इन्हीं चीजों से रिलेटेड है, तो इसके भी डेफिनेशन जान लो। हेयर कट, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि बाल कटते हैं, तो आपके बाल कुछ कुछ काट लिए जाते हैं। तो बैंक हेयर कट तब लेते हैं जब मान लीजिए कि बैंक को लेने थे किसी से 10,000 वसूलने थे, किसी को 10,000 का लोन दिया था, उससे 10,000 वापस लेने थे। अब वो व्यक्ति 8,000 या 9,000 रुपए दे रहा है, और आप बैंक कह रहे हैं कि चलो ठीक है 1,000 रुपए हम छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 10% का हेयर कट। आपने 2,000 छोड़ दिए तो ये 20% का हेयर कट हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं ब्याज वगैरह की कैलकुलेशंस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टू कीप इट सिंपल। बस मान के चलो कि किसी व्यक्ति से 1 करोड़ लेने थे और उस व्यक्ति ने 95 लाख दे दिए, तो बैंक कहता है कि कोई बात नहीं, हमने 5 लाख का हेयर कट ले लिया, कम से कम हमारे 95 लाख वापस आ गए, तो हम इसमें बहुत ही खुश हैं। तो ये हेयर कट जो है, ये भी एक तरह का टर्मिनोलॉजी है, लेकिन इसमें लॉस, टोटल लॉस होने से बच जाता है बैंक का, बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है। जब थोड़ा सा लॉस है तब उसको हेयर कट कहा जाता है। तो बैंक्स इस तरह से भी राइट ऑफ करते हैं। तो बैंकों ने पिछले 5 सालों में 10,09,511 करोड़ के लोन्स को राइट ऑफ किया है। जी हाँ, यह आंकड़ा आपने सही सुना है, इट इज 10,09,000 करोड़ रुपीज। और इसमें भी 85% कौन से बैंक्स हैं, जो ये अमाउंट है इसमें 85% अमाउंट पीएसयू बैंक्स का है, यानी कि स्टेट ओन्ड बैंक्स का। प्राइवेट बैंक्स की संख्या केवल 15% है इस अमाउंट के अंदर। तो आप देख सकते हो कि विलफुल डिफॉल्ट्स ज्यादातर लोग कहां करना चाहते हैं या कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो ये इंडिकेट करता है कि बोरोवर्स देना नहीं चाहते हैं पैसा। अगर सरकारी बैंकों से पैसा लिया है तो वो देने का उनका मन ही नहीं है, या फिर उनकी नीयत नहीं है, विच इज वेरी रॉन्ग, जो यहाँ विजय माल्या के केस में भी साफ देखने को मिलता है। अगर बैंक्स में भी देखें कि सबसे ज्यादा डिफॉल्ट किस बैंक के हो रहे हैं, तो वो एसबीआई के हैं, वर्थ 79,000 करोड़ रुपीस के लोन्स इनके विलफुल डिफॉल्ट में जा चुके हैं। एक और चौंकाने वाला निर्णय जो आरबीआई के दिशा निर्देश में था, वो ये कि इन विलफुल डिफॉल्टर से समझौता करने के बाद आप इन्हें 12 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड दो, और उसके बाद फिर से इन्हें लोन दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे कोई विलफुल डिफॉल्टर रहा हो या फिर कोई फ्रॉड भी रहा हो, आपने एक बार उनसे समझौता कर लिया, 12 महीने वेट करो, उसके बाद आप उनको नया लोन दो, वी हैव नो प्रॉब्लम। आरबीआई ने खुद 4 साल पहले इसके खिलाफ बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर है या फिर कोई फ्रॉड करके गया है, तो उसको भविष्य में कोई लोन नहीं देना है, उसको भविष्य में कोई लोन आपको नहीं देना है कॉम्प्रोमाइज करने के बाद में। लेकिन अब आरबीआई कह रही है कि आप उन्हें दे दो कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद लोन। तो ये तो बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा शॉक है। कई बैंक्स के जो सीनियर पर्सनल हैं उन्होंने भी इस पर आपत्ति उठाई है। हालांकि कई रिपोर्ट्स के अंदर उनका ओपनली नाम नहीं है, लेकिन वो होता है ना कि इस बैंक के टॉप पर्सन ने बिना नाम लेने की शर्त पर कहा है। तो इस तरह के आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं, न्यूज़ में काफ़ी सारे आए हैं। अब कुल मिलाकर ये डेट्रीमेंटल क्यों है, हम इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। देखिए, नंबर 1, बैंकिंग सेक्टर की इंटीग्रिटी इससे कम होती है। इट कॉम्प्रोमाइजेस द इंटीग्रिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम एंड अंडरमाइंस द एफर्ट्स टू कॉम्बैट विलफुल डिफॉल्टर्स इफेक्टिवली। अब जब विजय माल्या और नीरव मोदी को पता है कि हमारे साथ सरकार समझौता कर लेगी, तो फिर वो क्यों लोन चुकाएंगे, उन पर कोई प्रेशर ही नहीं है।
6 साल से बाहर बैठे हैं, 3-4 साल और बैठ जाओ, अल्टीमेटली सरकार समझौता कर लेगी ना, तो उनको तो बस चिल करना है बैठ के बाहर विदेश में। तो ये गलत संदेश देता है, ये कल को 10 और नीरव मोदी और माल्या को जन्म देगा। ये वाला संदेश जो है, इट विल लीड टू मोर एंड मोर डिफॉल्ट्स। इट रिवॉर्ड्स डिसऑनेस्ट बोरोवर्स। जो ऑनेस्टली अपना लोन चुका रहा है उसको क्या संदेश जा रहा है कि मैं भी बड़ा लोन लेता हूं और फिर भाग जाता हूं, यही संदेश जा रहा है, रॉन्ग मैसेज जा रहा है। एंड इट प्लेसेस द बर्डन ऑफ मिसडीड्स ऑन द शोल्डर्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन। सबसे बड़ा नुकसान होता है इन बैंकों में जिनके डिपॉजिट अकाउंट्स हैं, सेविंग्स अकाउंट्स हैं, यानी कि आपके और हमारे जैसे जो आम निवेशक हैं, जो बैंक में जाकर अपना खाता खोल के 10, 20, 30 हज़ार, 40 हज़ार, 1 लाख रुपए अपना बैंक में रखता है, ये उन्हीं का पैसा तो जा रहा है इन बड़े बड़े लोन देने में। तो उन लोगों का नुकसान है, अल्टीमेटली ये इन्हीं से वसूला जाएगा। कैसे वसूलेंगे? लेट चार्जेस की फीस कुछ आ जाएगी, बैंक में मिनिमम आपको बैलेंस रखना पड़ेगा 4,000 5,000 रुपए, उससे कम रखोगे तो 100 रुपए 200 रुपए कटेंगे। ये फीस पहले नहीं हुआ करती थी, 4-5 सालों में ही आई है। तो ये सब तरीके हैं कि बैंक्स वहां से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए बैंकिंग सिस्टम के अंदर डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए बैंक रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एनपीए रिकवर नहीं होता तो अल्टीमेटली जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनका लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। अब मैंने आपसे जो शुरू में सवाल पूछा था कि कोई भी लोन एनपीए कब घोषित होता है, जब आप में उसमें 90 दिनों तक कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते। मान लीजिए आपने कार लोन लिया और आप 3 महीने की किस्त नहीं देते हैं, तो फिर आप भी एनपीए में डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, यानी कि आपका लोन एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसमें आगे की कार्रवाई बैंक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सीसैट का कोर्स 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, इम्तियाज सर इसे लेकर आ रहे हैं। हमारे अग्निपथ बैच के साथ में जो प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज है उसे आप अलग से भी ले सकते हैं अगर आपको केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो। हमारा हिंदी माध्यम का जो बैच है वो भी 8,000 रुपए कॉस्ट करेगा और 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। दीपक सर और हमारी जो टीम है हिंदी मीडियम की वो इसे लेकर आ रही है। आप हमारे हिंदी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। पर्सपेक्टिव सीरीज का लेटेस्ट एक और एपिसोड आ चुका है, उसको भी जरूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हैव अ ग्रेट डे।